के गलियारे में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रसून। हमारे साथ है केंद्रीय कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। भ्रष्टाचार, महंगाई दो ऐसे मुद्दे हैं जिससे पूरी कांग्रेस की केंद्र सरकार परेशान है। आज यूपी में राहुल गांधी जी दौरा कर रहे हैं। कांग्रेस को यूपी में सत्ता में आना है तो 1 साल से कम का समय बचा है। यूपी में कांग्रेस की लड़ाई किससे है? भ्रष्टाचार से है, महंगाई से है, मायावती जी से है, या फिर अन्ना और रामदेव जैसे नेताओं से? देखिए, उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा से है। भ्रष्टाचार तो सब कहीं है, पूरे देश में है और इसको लेकर हमारी सरकार चिंतित भी बहुत है। लेकिन उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। उस पराकाष्ठा से हमारा युद्ध है। इसी युद्ध को अंजाम तक पहुंचाने के लिए राहुल जी बार बार उत्तर प्रदेश जाते हैं और जिस तरह से वो 2 रोज़ 3 रोज़ से 20 किलोमीटर पर डे की पदयात्रा कर रहे हैं, उन्होंने पूरे देश के राजनीतिकों को आईना दिखाने का काम किया है कि 1947 से जो शुरुआत हुई थी गांधी जी के नेतृत्व में, पॉलिटिक्स हमारे देश की जहाँ पर थी वहीं वापसी का संकेत उन्होंने दिया है। पिछले 60-65 वर्षों में पॉलिटिक्स को जिस स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया गया, जिस तरह के लोग पॉलिटिक्स में घुसे और जो स्तर पॉलिटिक्स का बनाया गया, राहुल जी ने ये दिखाया है कि पॉलिटिक्स को फिर से वही उसी स्तर पर जाना पड़ेगा जहां 1947 में इसकी शुरुआत हुई थी। हमने देश को आज़ाद इसलिए नहीं कराया था कि देश की सारी समृद्धि को कुछ लोगों में बांट दिया जाए। हमने देश को आज़ाद इसलिए कराया था कि देश की समृद्धि को देश के प्रत्येक नागरिक में उसकी कार्यशैली, उसकी क्षमता और उसकी योग्यता के अनुसार बांटा जाए। लेकिन 65 वर्षों में और ख़ास तौर से जब से रीजनल पार्टीज़ का शासन आया है, इस तरीके की बंदर बांट हुई है जिसको लेकर जनता में भी क्षोभ है और इसी क्षोभ को लेकर राहुल जी उत्तर प्रदेश के गली गली और गांव-गांव में भटक रहे हैं। यानी राजनीति में त्याग और बलिदान खत्म हो रहा है, परिभाषा बदल रही है। निश्चित रूप से त्याग और बलिदान की जो पॉलिटिक्स हमारे देश में शुरू हुई थी, दुनिया के कुछ देशों में या दुनिया के और देशों में क्या हो रहा, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। हमें अपने देश के स्थिति से लेना देना है। हमारे देश में त्याग और बलिदान, निष्ठा और सेवा, इसको लेकर पॉलिटिक्स शुरू की गई थी और यही लक्ष्य था हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का भी कि हम इसी रास्ते से देश की राजनीति को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जो भटकाव आया है वो भटकाव फिर से वहीं पहुंचे जहां से शुरुआत हुई थी। 4 अप्रैल को आपने बयान दिया कि अन्ना हजारे की मुहिम के चलते भ्रष्टाचार के खिलाफ जो कांग्रेस मुहिम छेड़ी हुई है उससे फायदा होगा। उस बयान पे आज भी आप टिके हैं? देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी आंदोलन चलाएगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी आवाज़ उठाएगा, उससे देश को फ़ायदा होगा। हमेशा ये आप मान के चलिए कि हमारे देश में जो भ्रष्टाचार है उस भ्रष्टाचार पर अंकुश लगना चाहिए। ये हमारी सरकार भी चाहती है और जो स्वयंसेवी संगठन आवाज़ उठा रहे हैं वो भी चाहते हैं। दिक्कत केवल इतनी है कि हम संवैधानिक ढांचे के अंदर ही रहकर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं या भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर संवैधानिक ढांचे से बाहर जाकर कोई कानून बनाने की बात करता है तो वो कैसे संभव है? क्योंकि हमारे देश पे जो चुने हुए निर्वाचित प्रतिनिधि हैं वो सर्वोपरि हैं। लोकसभा और राज्यसभा में जो लोग चुनकर आते हैं, हमें उनसे उस बिल को पास करवाना पड़ेगा, तभी वो बिल इफेक्टिव हो सकता है। इसलिए ये मान के चलना चाहिए कि निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो कानून पास हो वही एक्सेप्टेबल है और वही सरकार के द्वारा पॉसिबल है। आम आदमी महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पे इस हद तक उब चुका है कि उसका राजनीतिक दलों से विश्वास उठ गया है। वो अन्ना हजारे और रामदेव जैसे लोगों की तरफ देख रहा है। कहाँ कमी आती है सरकार के? आम आदमी महंगाई से ऊब चुका है। महंगाई एक अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों पर डिपेंड करती है। अगर पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में बढ़ती हैं तो हर सरकार की लाचारी है कि वो पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत अपने देश में बढ़ाए। ये पिछले जितनी सरकारें नहीं हैं
किसने पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों को नहीं बढ़ाया है? और एक बार नहीं, अनेक बार, जिनकी 6 साल तक सरकारें रहीं उन्होंने अनेक बार बढ़ाया है। उन्होंने तो यहाँ तक कर दिया था कि हर सप्ताह जो पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में होती थी उसके अनुसार यहाँ पर रेट फिक्स किए जाते थे। तो ये कहना कि हमने पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत बढ़ाई अब या मुद्दा तो उसके दूसरा कारण महंगाई बढ़ी, ये उचित नहीं है। मुद्दा अब दूसरा है। मुद्दा ये है कि पेट्रोल के जो दाम बढ़ते हैं वो दुगनी मार झेलता है। पहले केंद्र सरकार का उस पर कराधान होता है, उसके बाद प्रदेश का कराधान होता है। अगर ये दोनों हटा दिए जाएँ, एसेंशियल कमोडिटी घोषित कर दी जाए तेल को, क्यों नहीं की जा सकती है? जबकि अमेरिका में भी यही चीज़ की गई। सारे पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों पर कराधान भारत सरकार ने तो घटाया, कस्टम ड्यूटी घटाई, घटाने के बाद पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत तय की। राज्य सरकारों से ये अपेक्षा की कि वो अपने लोकल टैक्सेस को कम करें। कुछ राज्य सरकारों ने, ख़ास तौर से कांग्रेस की राज्य सरकारों ने अपने यहाँ वैट की दरों को कम भी किया, जैसे दिल्ली की सरकार ने कम किया, महाराष्ट्र की सरकार ने कम किया। लेकिन अब सारी राज्य सरकारों पर हमारी पकड़ तो नहीं है कि हम सारी राज्य सरकारों को मजबूर कर दें कि वो वैट को घटाएं। जैसे उत्तर प्रदेश ने वैट नहीं घटाया, उसने रिफ्यूज़ कर दिया। तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो कह सकते हैं, अनुरोध कर सकते हैं राज्य सरकारों से, वो को कंपेल तो नहीं कर सकते हैं कि आप वैट घटाइए। यूपी की बात करते हैं। कांग्रेस को जिस तरीके से विरोध की स्वर छेड़ने चाहिए थे वो दिखते नहीं हैं। वाराणसी अधिवेशन हुआ आपका यूपी कांग्रेस को जिंदा करने के लिए। उसमें राहुल गांधी जी ने और सोनिया जी ने कहा कि बोतल और होटल से दूर रहिए। बोतल का तो पता नहीं, कोई भी नेता होटल से तो दूर नहीं रहा। 5 सितारा 3 सितारा होटल में सारे नेता रुके। और हद तो तब हो गई कि जब पहली मीटिंग भी होटल के लॉन्ज में हुई। पिछले 20-25 वर्षों में उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे कांग्रेस कमज़ोर हुई वैसे वैसे कांग्रेस का इंफ्रास्ट्रक्चर भी कमज़ोर हुआ। इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस का आधारभूत ढांचा कमज़ोर हुआ, और उस आधारभूत ढांचे को मजबूत करना और फिर से उसी आधारभूत ढांचे को खड़ा करना एक बहुत ही मुश्किल और बहुत ही जोखिम भरा कार्य है। अगर आप ये उम्मीद करते हो कि साल 2 साल में पूरा ढांचा हमारा खड़ा हो जाएगा, तो ये संभव नहीं था। जब से राहुल जी आए हैं तब से हम ढांचा मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। संगठन के चुनाव हुए, उसके पीछे भी मंशा ये थी कि ब्लॉक स्तर तक, वार्ड स्तर तक कांग्रेस का ढांचा मजबूत हो, और मजबूत हुआ भी है। लेकिन हम ये गारंटी के साथ नहीं कह सकते हैं कि 25 साल पुराना ढांचा फिर से तैयार हो गया, ये हम गारंटी के साथ। उस अधिवेशन में एक बात और सामने आई कि अनुभवी और युवा नेताओं के बीच एक अजीब सी कसमकस थी। युवा अनुभवी नेताओं को दरकिनार करते जा रहे हैं। देखिए, ये कसमकस हमेशा रहती है, परिवार में भी रहती है, समाज में भी रहती है, और देश में भी रहती है। जब कभी पीढ़ियों का परिवर्तन होता है, युवा ज़्यादा चाहता है, बुजुर्ग धैर्य रखने को की सलाह देते हैं, उसी के बीच में कहीं ना कहीं समझौता होता है। ये तो प्रत्येक परिवार की बात है। हमारे परिवार में, आपके परिवार में कोई लड़का 21 साल का जब ऊपर होता है, वो कहता है हमें बाइक चाहिए, बाप कहता है कि नहीं बेटा बाइक न लो, साइकिल से काम चला लो, बस से चले जाओ। लेकिन अब वो युवा है, कभी कभी वो सफल होता है, बाइक ले लेता है, कभी कभी नहीं सफल हो पाता है, बाइक नहीं ले पाता है। लेकिन अनुभव को दरकिनार किया जा रहा है। ये टकराव हमेशा से चलता रहा है, हमेशा चलता रहेगा। जब कभी पीढ़ियों का परिवर्तन होगा, युवा चाहेगा कि हमें ज़्यादा मिले, बुजुर्ग कहेंगे धैर्य रखो। धैर्य और ज़्यादा मिलने के बीच में कहीं ना कहीं समझौता हो ही जाता है, और वही समझौता कांग्रेस में भी हो रहा है और देश के सारे राजनीतिक दलों में हो रहा है। यूपी में मायावती जी भी रैली निकाल रही हैं। उनकी रैली यूपी में नहीं, पूरे देश भर में हो रही है। वो महंगाई के खिलाफ रैली निकाल रही हैं। उनकी रैली का कांग्रेस के नज़रिए में क्या मायने है? मुझे बहन जी के लिए कुछ नहीं कहना है, लेकिन पिछले 10 वर्षों में देश के विभिन्न सूबों में, विभिन्न राजधानियों में विभिन्न तरीके से रैलियां आयोजित की गई हैं बहुजन समाज पार्टी के द्वारा। लेकिन कुल मिला के रिजल्ट ये है कि उत्तर प्रदेश में तो बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आई, और कहीं पर भी मान्यता प्राप्त विरोधी दल की भी स्थिति नहीं आई। तो ये तो राजनीति खुद ब खुद आईना दिखाती है
पूरे देश को। बीजेपी आरोप लगाती है कि कौन सा राजनीतिक दल कहाँ पर है, बहुजन समाज पार्टी कहाँ पर है, ये खुद उसने दिखलाया है पिछले 10 बार। बीजेपी आरोप लगाती है कि ये कांग्रेस और बीएसपी की मिली भगत है। ये केंद्र पे आरोप लगाते हैं, राज्य सरकार पे आरोप लगाते हैं। सच्चाई ये है कि 3 बार बीजेपी ने बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई, चाहे बहुजन समाज पार्टी का मुख्यमंत्री रहा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री रहा हो। हमारे ऊपर इस तरीके का आरोप लगाते हैं। आरोप लगाने के लिए तो सबको छूट है, लोकतंत्र में कोई किसी तरह का आरोप लगा सकता है, कोई हम पर कुछ भी आरोप लगा दे, लेकिन उसको प्रमाण देना चाहिए। प्रमाण कोई बीजेपी के पास है नहीं। हकीकत ये है कि राहुल जी का जब से राजनीति में अवतरण हुआ है तब से बीजेपी ने ये मान लिया है कि अगली बार भी उसका नंबर नहीं आना है, इसलिए वो हतोत्साहित है और हताशा और निराशा में इस तरीके का आरोप प्रत्यारोप कांग्रेस के ऊपर लगाने की कोशिश करती रही थी। जैसे राहुल जी पदयात्रा कर रहे हैं, आखिर राहुल जी इस देश की राजनीति को आसान कर रहे हैं, किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। बीजेपी को क्या ज़रूरत है कि राहुल जी का विरोध करे? लेकिन आपने जितने भी टीवी में बयान देखे होंगे, अखबारों में बयान देखे होंगे, इस तरीके से कुछ नहीं हो सकता है और ये राहुल जी नाटक कर रहे हैं। बीजेपी का बयान है कि आपने रामलीला मैदान में जो किया वही अगर आपके साथ हो तो बुरा क्यों लगता है? कहीं कुछ नहीं, कहाँ बुरा लगता है। राहुल जी को गिरफ्तार किया गया, भट्टा परसौल में गिरफ्तार करके ला के वहाँ पर छोड़ा नोएडा के पास, हमें तो बुरा नहीं लगा। इसमें कौन सी बात है? ये तो डेमोक्रेसी में हमको अधिकार है कि हम प्रदर्शन करें और जनता की मांगों को सामने रखें। गवर्नमेंट क्या उचित समझती है वो करे, अगर वो गिरफ्तार करना उचित समझती है तो गिरफ्तार करे। राहुल जी अलीगढ़ में गली गली घूम रहे हैं, गांव-गांव घूम रहे हैं, अगर चाहती है सरकार गिरफ्तार करना तो गिरफ्तार कर सकती है, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन गिरफ्तार करने के बाद उसकी राजनीतिक स्थिति क्या बनेगी इसका आंकलन उससे कर लेना चाहिए। सत्ता के गलियारे में हमारी गर्मा गर्म बहस जारी है। चलती रही मैजिक टीवी के संग।